सांप वाला बयान देकर जी, तो वो मोदी के एंट्री से पहले ही एक तरह से मोदी के लिए एक जमीन तैयार हो गई है। चुनाव के मौके पर ये तो फुल टॉस बॉल दी है, इसको तो छक्का ही मारेंगे वो। हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बन जाए, लेकिन बीजेपी और जेडीएस मिलकर सरकार बनाने नहीं, ये संभावना है, इसकी काफी चर्चा है इस बार कि जिस तरह से बीजेपी का रथ दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अश्वमेघ जो है घोड़ा कहीं रुकता ही नहीं है। तो वो अगर वो रोक पाए अगर कर्नाटक तब थोड़ा जाके एक कांग्रेस के लिए एक मॉरल बूस्टर होगा। प्रियंका गांधी ने ये चर्चा ऐसी है कि जब ये पार्टी में बहुत निराशा थी, जब ये राहुल गांधी का फैसला आया जी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात सबको कही अपनी टीम में कि अगर हमने ये वाला चुनाव जीत लिया, कर्नाटक पे ध्यान दीजिए, अगर हमने कर्नाटक जीत लिया तो सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। एक तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा यू टर्न है राहुल गांधी का। मुझे अभी भी याद है कि 10 साल पहले उन्होंने कांग्रेस के महाअधिवेशन में ये कहा था कि इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब कि भाई अपनी जाति, धर्म, भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है जी, और इस तरह से देश के लिए ये देश के हित में नहीं है। क्या अगर बीजेपी यहाँ से हारती है, लूज करती है, तो सबसे बड़ी उसकी जो गलती होगी, जो टर्निंग पॉइंट होगा, क्या वो वही होगा कि जो 2 साल पहले करीब जुलाई 2021 में उन्होंने येडियुरप्पा को स्टेप डाउन कराकर बोम्मई साहब को सीएम बना दिया? नमस्ते, मैं अविचल दुबे, न्यूज़ तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खास का मतलब मेरा ये हुआ कि इस शो को आप थोड़ा तरीके से और करीने से देखिए, क्योंकि हम एक विषय पर बात करेंगे और इस समय जो चल रहा है, जो मूल मुद्दा है, वो कर्नाटक चुनाव है। उसके तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम पहलुओं को जानना ज़रूरी है। कई बार हम खबर देखते हैं तो एक तरह से देख लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि उसके पीछे की जो तेजी है उसको भी समझें। कर्नाटक चुनाव की अगर शुरुआत की स्थिति बता देता हूं मैं, तो हमें समझ में आता है कि 2 से 3 हफ्ते पहले जो ओपिनियन पोल्स हुए, उसका पोल्स ऑफ द पोल ये कह रहा है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। इसके साथ साथ हो सकता है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत भी जाए, यानी कि 224 में से 113 नंबर भी पाले। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है सी वोटर का, वो भी कमोवेश यही कहानी कह रहा है। लेकिन क्या ये संभव दिखता है? क्योंकि अभी थोड़ी बहुत स्थितियां बदलने की स्थिति में चुनाव जा सकता है, क्योंकि अभी बयानबाजी तेज हुई है। इसकी तमाम स्थितियों को, पहलुओं को जानने के लिए आज हम खास तौर पर मिलिंद खांडेकर जी से बात कर रहे हैं और तक चैनल के प्रमुख हैं। तो सर, पहले तो आपका खूब खूब स्वागत है, और अपने चैनल में स्वागत करना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बड़ी फॉर्मेलिटी हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी इनफॉर्मल बातचीत हो कि जैसे हम हर रोज़ मैं अपने दोस्तों से और आप तमाम लोगों से बातचीत करते होंगे, तो पहला सवाल यही आता है कि कर्नाटक में क्या होता दिखता है। सर्वे से सांप तक ये पूरा का पूरा चुनाव चला आया है, तो आगे की स्थिति क्या लग रही है? नहीं, देखिए, अभी भी अविचल 10 तारीख को मतदान है जी, तो अभी भी 10-12 दिन बचे हुए हैं इस चुनाव के लिए। और जैसा कि आपने ऊपर टाइटल में भी लिखा है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री बाकी है। हालांकि उनकी एंट्री कल जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक तरह से कर दी है, जो वो सांप वाला बयान देकर जी, तो वो मोदी के एंट्री से पहले ही एक तरह से मोदी के लिए एक जमीन तैयार हो गई है, पिच तैयार कर दी है। हाँ, पिच तैयार कर दी, और उस पिच पर आज अमित शाह ने बैटिंग भी कर ली। अगर आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि आप जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। तो अभी तक हम जो बात ये कर रहे हैं कि भाई कर्नाटक का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है, या कर्नाटक का चुनाव जो पिछली बार भी हुआ था, तो आपको याद होगा कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो कर्नाटक में पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि 3 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है और एक जेडीएस है, जनता दल सेकुलर। तो ये जो कांग्रेस और भाजपा, ये लगातार नंबर 1 नंबर 2 रही है, ठीक है, और जेडीएस जो है वो नंबर 3 पर रही है। उनकी सीटें और उनका वोट शेयर भी लगभग उतना ही रहता है जी। अब बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि बीजेपी का जो दक्षिण भारत में दरवाजा है वो कर्नाटक से ही खुला है। बिल्कुल, वो कर्नाटक के बाहर अभी तक नहीं जा पाए हैं। वो कोशिश कर रहे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, लेकिन जो दक्षिण भारत का दरवाजा खुलता है, बीजेपी अभी भी उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, वहां तो उसको कामयाबी मिली है, लेकिन दक्षिण में उसके लिए दरवाजा अभी तक जो खुला है, जहां वो सरकार बना पाई है या सीटें। ये साल 2008 में हुआ था। हाँ, 2008 में ये पहली बार इनके लिए वहां पर दरवाजे खुले थे। तो व्यक्ति का नाम येडियुरप्पा जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वो बीजेपी एक लगातार कोशिश कर रही है कि दक्षिण में जाने की, और दक्षिण का जो दरवाजा खुलता है वो कर्नाटक से खुलता है। तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब पूरे देश को एक तरह से उन्होंने जीत लिया है, और
अब दक्षिण में जब वो जाना चाहते हैं तो कर्नाटक उनके पास ऑलरेडी है और कर्नाटक से पार जाने की बात कर रहे हैं। तो ये चुनाव वापस, अभी उनकी सरकार है कर्नाटक में, तो वो चाहेंगे कि दोबारा वो अपनी सरकार वापस ले आए, कायम रखे। उससे एक तो ये भी होगा कि भाई दक्षिण में उनको और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और 2024 के जो चुनाव है या और भी जो चुनाव है उसके लिए एक तरह से मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। कांग्रेस पुरानी पार्टी रही है अगर आप वहां देखें तो, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस वहां पर कभी भी, मतलब दक्षिण भारत में ही ये, मतलब मान लीजिए ये इकलौता स्टेट है जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत अपने से ला पा रही है। केरल में लाती थी लेकिन पिछली 2 बार से ये वहां पर केरल में भी ये लोग, आंध्र प्रदेश में भी लाती थी लेकिन वो तो जाता रहा, आंध्र प्रदेश में तो उनकी जगह वाईएसआर के बाद के। तो कांग्रेस के लिए अगर कर्नाटक एक है और केरल है, जो 2 राज्य हैं जहां पर वो मेजर प्लेयर है, तो इसलिए कर्नाटक अगर बड़ा राज्य है और कांग्रेस के पास अब बड़े राज्य के नाम पर सिर्फ राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ आप कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ उतना बड़ा राज्य नहीं है। पंजाब पिछले साल वो हार चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए कर्नाटक जीतना बहुत जरूरी है कि भाई कर्नाटक अगर वो जीतेंगे तो एक बड़ा राज्य में उनके पास सत्ता होगी। रही बात जेडीएस की, तो जेडीएस जिनको पता नहीं होगा कि जो देवेगौड़ा साहब है जी, जो एक्सीडेंटली एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बन गए थे क्योंकि एक गठबंधन की सरकार थी, तो उसमें वो प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन उनका दिल रचा बसा कर्नाटक में ही रहा जी। तो वो उसके बाद आके तो वहाँ मुख्यमंत्री बने नहीं, पहले वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, लेकिन उनका बेटा जो है कुमारस्वामी वो अब जो है उस पार्टी के नेता है और पिछली बार कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार भी बनाई थी और मुख्यमंत्री भी बने थे। हाँ, लेकिन 1 साल बाद वो सरकार गिर गई, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन लोटस। उस समय उनके जो विधायक थे वो कांग्रेस के विधायक जो टूट गए और बीजेपी के खेमे में चले गए, मतलब इस्तीफा दे दिया, तो सरकार माइनॉरिटी में आ गई। और इस तरह से बीजेपी ने जो अभी सरकार चला रही है वहां पे, बीजेपी ने चुनाव जीतकर नहीं, चुनाव हालांकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 104 सीटें लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो फिर भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था उनको। उनको जो है डिफेक्शन कराना पड़ा, इस्तीफे दिलवाने पड़े, तब उनके पास बहुमत आया, तब ये सरकार बन पाई। मुझे याद है कि वो येडियुरप्पा ने एक तरह से वाजपेयी की तरह जो है जाकर इस्तीफा देने की बात कही थी, और उसके बाद अब राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो चोरी की सरकार है। साहब नहीं, चोरी की है, लेकिन अब वही मैंने कहा ना कि चूंकि ये 3 पार्टियां हैं और 104 सीटें जो आप कह रहे हैं, जो कि बहुमत से सिर्फ 9 ही कम थी, 9 कम थे, तो वो कोई ऐसा नहीं था। बीजेपी बहुत करीब थी, लेकिन अब जो लोकतंत्र है जो उसमें तो यही होता है कि जिसके पास सदन में बहुमत है वही नंबर्स हैं वही सरकार बना सकता है। तो इस तरह से बीजेपी पिछली बार शुरुआत में सरकार बनाने से चूक गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सरकार बना ली। तो ये वो जो पूरा ये बात है कि बयानात है कि चोरी की सरकार है, अब इसमें आप पीछे भी तो रहते हैं ना, मतलब अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 104 नंबर के साथ बीजेपी है और यहाँ पर जेडीएस के साथ आप जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, फिर वो रुकती है, तो आज क्या स्थिति ऐसी हो सकती है कि हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बन जाए लेकिन बीजेपी और जेडीएस मिलकर सरकार बनाने? नहीं, ये संभावनाएं, इसकी काफी चर्चा है इस बार कि बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहती है या वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सरकार बनाने से रोकना चाहती है। जैसे पिछली बार बीजेपी चाहती तो बीजेपी भी जेडीएस को मुख्यमंत्री पद देकर सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार ये नहीं होने दिया। मतलब बीजेपी ने कहा कि नहीं, मेरा ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस बार अगर बीजेपी के पास कहा ही जा रहा है कि अगर नंबर नहीं भी आते हैं तो वो कांग्रेस को रोकने के लिए जेडीएस की सरकार बना सकती है। तो ये जो बात कह रहे हैं आप, ये संभावना बनी हुई है। तो मतलब कि किंग मेकर अभी भी जेडीएस हो सकती है जी। तो वो जेडीएस किंग मेकर क्यों हो सकता है, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये हमने देखा है कि उसके पास करीब 18 से 20% वोट आते हैं और वो एक ओल्ड मैसूर रीजन है, वहीं से वो मुख्यतः उनकी और वोकालिका समुदाय उनका जी। तो वोकालिका समुदाय जो है उसके पास करीब 40 सीटें ऐसी है, अच्छा, जो प्रभाव है, जिनका प्रभाव है। और उसकी जो मेजॉरिटी सीटें पिछली बार भी हमने देखा, शायद मेरे पास ठीक से आंकड़ा भी मौजूद है, तो वो जो ज्यादातर जो सीटें हैं वो सीटें जो जीतते हैं वहां पर, जैसे वोकालिगा जो जेडीएस एक तरह से वो वोकालिगा पार्टी बन गई है, उनका रिप्रेजेंटेशन उनके तरीके से वो जो 40 सीटें हैं उनमें से 24 सीटें जेडीएस ने पिछली बार जीती थी। अच्छा, और तो ये मतलब उसकी जो मेजॉरिटी जो सीटें आती है वो उसी समुदाय से आती है। एक चीज़ मैं ये और जानना चाह रहा हूँ सर कि जिस तरीके से बात कही जा रही है कि अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है कांग्रेस, ये सब सर्वे हैं, मतलब इसको लेकर हम कहते हैं कि बहुत आजकल तो वैज्ञानिक तरीके से हो रहे हैं, तो 90% सटीक हो जाते हैं, कई बार उसमें दिक्कत आती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये सब बेकार चीज़ है। लेकिन हाँ, अभी जो पोल शब्द पोल पिछले महीने से लगातार चल रहे हैं उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या अपने दम पर सरकार बना सकती है कांग्रेस। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखें कि बीजेपी हारी,
तो उनका क्या जाएगा। और कांग्रेस अगर हार गई, कांग्रेस भी हार सकती है, ऐसा नहीं है, लूज कोई भी कर सकता है, तो उसका क्या क्या स्टेक पर है। अगर बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसान है कि कांग्रेस के लिए ये मेजर चीज है कि इसको जीतना ही जीतना है? नहीं, देखिए, जिस तरह की बीजेपी पार्टी है उसके बारे में जो क्रिकेट की भाषा में आप कहें तो वो आखिरी गेंद तक मैच खेलती है, ठीक है, वो आखिरी गेंद तक मतलब हार नहीं मानती है, वो जो मैच जीतने में विश्वास रखती है। और वो हमने देखा कि कई राज्यों में उसको सफलता भी मिली है कि वो आखिरी मतलब इवन हिमाचल प्रदेश में भी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मेरे दोस्त है ना, उनको धोनी की से कंपैरिजन कर रहा था मोदी का कि ये देखिए लास्ट तक जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ लूज भी कर सकते हैं लेकिन तब भी खेलते हैं। जैसे हम हिमाचल प्रदेश में भी वो बहुत मामूली अंतर से वो हारे, बिल्कुल, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ती बीजेपी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी अभी भी चाहेगी कि वो चुनाव जीत ले, ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो एक बार के लिए वो इनकम्बेंट सरकार है। और यहाँ पर एक बहुत जो बड़ा प्रयोग बीजेपी ने गुजरात में किया था मुख्यमंत्री बदलने का, या उत्तराखंड में भी किया था मुख्यमंत्री बदलने का, और ये कामयाब रहा। अगर आप देखिए कि गुजरात में भी जब मुख्यमंत्री बदला गया तो सरकार वो लौट आई, उत्तराखंड में भी लौट के आई, तो कर्नाटक में भी ये प्रयोग हुआ है कि येडियुरप्पा की जगह उन्होंने मुंबई को बना दिया। तो अब ये प्रयोग की भी एक तरह से कि इसकी भी एक लिमिटेशन है कि ये कामयाब होता है कि नहीं, कि आपने चेहरा बदल दिया तो लोगों की नाराजगी कम होगी कि नहीं होगी। तो इसकी भी एक तरह से टेस्ट होगी इस चुनाव में। लेकिन बात ये है कि बीजेपी, मैंने कहा ना कि वो हारना नहीं चाहेगी। उनका जो एक बार अमित शाह ने बयान दिया था कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह हम ही जीते 50 साल तक आगे के लिए। तो वो बड़ी क्लैरिटी है कि उनको हर चुनाव को जीतना है। लेकिन मान लीजिए एक बार के लिए वो हार जाते हैं, ठीक, तो इसमें बीजेपी का नुकसान सिर्फ यही होगा कि कांग्रेस को थोड़ा मोरल बूस्टर मिल जाएगा। ठीक, कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है तो एक राज्य मिल जाएगा, संसाधन मिल जाएंगे, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास दो ही राज्य रह गए हैं, छत्तीसगढ़ और कहने के लिए तो आप राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपके पास सरकार कहाँ है जी? तो राजस्थान में, जो कि इस साल चुनाव में जाने वाला है, और छत्तीसगढ़, वहां पर भी इस साल चुनाव है, और हिमाचल अभी जीते हैं। हिमाचल जीते, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बड़े राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैं छत्तीसगढ़ या हिमाचल को कोई उसकी अवमानना नहीं है, लेकिन जो आकार के लिहाज से, उसके इम्पैक्ट के लिहाज से मैं बता दे रहा हूँ। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये कांग्रेस के लिए जीतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस अगर यहाँ हार गई तो उसका मनोबल 2024 के चुनाव के लिए और टूट जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का रथ दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अश्वमेघ जो है घोड़ा कहीं रुकता ही नहीं है। तो वो अगर वो रोक पाए अगर कर्नाटक में, तब थोड़ा जाके एक कांग्रेस के लिए एक मॉरल बूस्टर होगा। लेकिन इसको अगेन एक और चीज मैं कहूंगा, अगर आप के पास ये आंकड़े अगर आप बता दें कि भाई जैसे अगर 2000 जो लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा, सबसे बड़ी सवाल क्या है? यस, मतलब मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि साहब अगर यहाँ से जीते तो 2024 पर बड़ा फर्क पड़ेगा, एक साल पहले से ही वो मानता नहीं हूँ कि वैसा कोई फर्क पड़ेगा। और इसका कारण भी ये है कि ये डेटा बता रहा है, जैसे मान लीजिए बीजेपी को अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सरकार भले उनकी नहीं बनी थी, लेकिन 2000 मतलब 104 सीट अगर आप जैसे कहा था विधानसभा मिली, लेकिन 28 में से 25 लोकसभा की सीट ने उन्होंने जीत ली थी। अगर आप देखें 2014 में 17 सीटें जीती थी, 2009 में 19 सीटें जीती थी, जबकि 2009 में स्थिति बहुत खराब थी, तब भी उनकी जो है कर्नाटक में सीटें बहुत अच्छी खासी आई। तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये हम अगर ये समझ रहे हैं कि मान लीजिए बीजेपी यहाँ चुनाव हार जाएगी तो लोकसभा में नुकसान हो जाएगा, हो सकता है, हम ये इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमने जो देखा है कि लोग जब राज्यों में चुनाव के लिए मतदान करते हैं और जब वो केंद्र में करते हैं तो वो अलग करते हैं। बिल्कुल, कि भाई राजस्थान में भी हमने देखा पिछली बार कि वो 2500 की सीटें बीजेपी जीत गई, जबकि कांग्रेस जो है विधानसभा का चुनाव तीनों राज्यों में जीती थी सर, है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो कहने का मतलब ये कि लोग जब मतदान करते हैं तो हमको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो लोकसभा में मतदान हो रहा है वही मतदान, सॉरी, जो विधानसभा में हो रहा है वैसा ही पैटर्न जो है लोकसभा में आएगा। क्योंकि लोकसभा में मोदी जी की एक छवि है, उनकी एक पर्सनैलिटी है, लोग उसको वोट डालते हैं। और जब कर्नाटक में जो कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए, कि भाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता है तो मोदी को या बीजेपी को एक एडवांटेज है जी। तो इसीलिए वो स्थानीय मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ना चाहती है। तो कहने का आशय ये है कि अगर ये चुनाव बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है तो बीजेपी के लिए नेचुरली एक सेटबैक होगा, क्योंकि वो लगातार, मैंने कहा ना, जो दक्षिण भारत में एंट्री करने के लिए है या बने रहने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक मतलब कहीं ना कहीं उन पर ब्रेक लगेगा। लेकिन उस ब्रेक का मतलब अगर ये निकाला जाए कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा,
तो ये जल्दबाजी होगी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए ये जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी का जैसे अभी सदस्यता चली गई, हाँ, वायनाड से अब सांसद नहीं है, तो पार्टी वैसे ही बहुत क्या कहना चाहिए, अभी बड़े ऐसी स्थिति में कि उसको मोमेंटम चाहिए। आप मेरे से यही बात कह रहे थे कि मोमेंटम बरकरार रखना कांग्रेस तो वो मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने, ये चर्चा ऐसी है कि जब ये पार्टी में बहुत निराशा थी, जब ये राहुल गांधी का फैसला आया जी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात सबको कही अपनी टीम में कि अगर हमने ये वाला चुनाव जीत लिया, कर्नाटक पे ध्यान दीजिए, अगर हमने कर्नाटक जीत लिया तो सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। तो कांग्रेस की उम्मीदें जो है वो कर्नाटक पे बहुत ज्यादा टिकी हुई है। कर्नाटक में जो उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा आ भी सकता है भारत जोड़ो का कुछ इम्पैक्ट जो है काडर को मोबिलाइज करने के लिए यूज तो हुआ होगा सर। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति जो है ना बहुत परसेप्शन का खेल है, बहुत ऑप्टिक्स का भी खेल है। ग्राउंड पे तो आप जो काम करते हो वो अपनी जगह है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो असर हमने जनवरी के आखिर तक देखा था, ठीक है, और कर्नाटक में भी वो शायद मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में यात्रा आई थी, तो उस बात को 6 महीने हो गए, तो उससे नेचुरली जो मोबिलाइजेशन हुआ उसका जरूर उसको फायदा मिला होगा कार्डर को एक तरह से ये करने के लिए, लेकिन उसका अब फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। बल्कि जो कमाई कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से की थी वो 4 महीनों में, पिछले 3-4 महीनों में कांग्रेस उसको गवा ही रही है। मतलब कम से कम जो परसेप्शन की लड़ाई जो कहते हैं, जो भी राहुल गांधी ने एक इमेज बिल्डिंग की थी पार्टी के लिए अपने लिए, वो ऐसा लगा कि वापस डाउन हो रही है। कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो यात्रा में एक अच्छी चीज ये की थी कि उनका जहाँ गढ़ है, जैसे केरल में मेरे ख्याल से करीब उन्होंने 20 दिन गुजारे थे, हाँ। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत कम समय दिया था, और वहीं कर्नाटक जहां पर उनको लगता था कि वहां कुछ हो सकता है, तो वहां पर भी शायद 15 से 20 दिन उन्होंने दिए थे। तो वो तो बहुत सोच समझ के किया था। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लोगों की मेमोरी या उनकी जो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा मतलब चूंकि इतना मीडिया, सोशल मीडिया और इतनी तेजी से चीजें होती हैं कि लोगों को वो याद रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात होगी, जबकि बहुत पुरानी बात नहीं, अभी 26 जनवरी 30 जनवरी को खत्म हुई थी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना है। हाँ। तो अब राहुल गांधी के बारे में लोगों को क्या याद है कि भाई उनका सदस्यता चली गई, हाँ। जो खबरों में वो बने हुए कारणों से वो ये है कि भाई उन्होंने एक बयान दिया और उनकी सदस्यता चली गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले में मैंने जैसे कहा ना कि पिछले 3-4 महीनों से चीजें थोड़ी कमजोर हुई है, और जो प्रियंका गांधी ने कहा, ऐसा बताया जाता है कि भाई हमको कर्नाटक इसलिए भी जीतना जरूरी है कि जो एक डिमोरलाइजेशन हुआ, क्योंकि अगर आप देखिए क्रोनोलॉजी देखिए, अगर आप जनवरी तक सब लग रहा था कि भाई कांग्रेस रिवाइव हो रही है, कांग्रेस ठीक मेहनत कर रही है, उसके बाद में जो चुनाव हुए पूर्वोत्तर भारत में उसमें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल, मतलब खराब प्रदर्शन, खत्म हुआ एकदम तरह से। अब उसके बाद में उसी बीच में राहुल गांधी चले गए लंदन। उन्होंने हालांकि सफाई दी कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने पश्चिमी देशों को आमंत्रित किया है कि हमारे यहाँ बेहतरी कर दो, कि हमारे लिए कर दो, लेकिन फिर भी जो मैसेज गया वो यही गया कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए बाकी लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया। तो बीजेपी और जो मतलब जो मैसेजिंग की लड़ाई थी वो बीजेपी ने जीत ली, तो कांग्रेस उसके बाद डिफेंसिव पे आ गई। फिर क्या हुआ उसके बाद में, दूसरी चीज ये हुई कि सदस्यता चली गई। इसमें भी कांग्रेस की तरफ से कमजोरी ये रही कि भाई अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो या तो ये आप ओढ़ के ले लो कि हाँ जी मुझे सजा दिला दो, लेकिन अगर लीगली अगर ये लोग एक्टिव रहते तो ये और ऊपर की कोर्ट में जाके इस ट्रायल पे रोक लगवा सकते थे, लेकिन इस पर कोई या तो ध्यान दिया नहीं गया या जानबूझ, मतलब मुझे पता नहीं कि ये क्या स्ट्रेटजी थी, लेकिन जो भी था तो वो उनकी सदस्यता चली गई जब आप संसद में ही सदस्य नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी ने टैग है को लेकर कि मैं रिप्रेजेंटेशन तो करता रहूंगा। हाँ, लेकिन मतलब कहने की बात ये कि संसद में आपको बोलने का अधिकार होता है, आप सरकार से सीधे सवाल पूछते हो, तो वो वाली बात चली गई। उसका वजन भी ज्यादा होता है, वजन भी होता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि संसद के आप सदस्य ही नहीं रहे तो जब आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप देश के प्रधानमंत्री कहाँ से बनोगे? आपकी दावेदारी खत्म हो गई, क्योंकि आपको तो अभी सजा के चलते आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक चीज़ ये और है कि जिस तरीके से 10 दिन 12 दिन की बात कही जा रही कि ये गेम बचा हुआ है, ये लास्ट गेम जो है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेमोरी बड़ी कमज़ोर है या हल्की है, जिसमें हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं कितने भी बढ़िया काम किए गए हों, लेकिन ये 10 दिन हैं वो क्या इन सब पर भारी पड़ जाएंगे कि उसमें बयानात जो हो रहे हैं या जो बातें लाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरह से चल रहा है, एक तो OBC वाली बात चल रही है। अगर मैं कर्नाटक के लेकर कहूँ, OBC वाली बात है जिसको राहुल गांधी बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं
कि अगर आप मेरे को कह रहे हो कि मैंने ओबीसी का सम्मान किया है तो आपने कितना ओबीसी के लिए काम किया, आप जो है डेटा रिलीज कर दो। दूसरी बात जो है वो स्कीम्स को लेकर कह रहे हैं कि हम साहब स्कीम्स पर काम करेंगे, 4-5 स्कीम है और ये हमें बता रही हैं कि हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से युवा, महिलाओं और सभी के लिए काम करेंगे। तीसरी बड़ी बात ये है कि अब ये जो बयान आ गए इसमें खड़गे साहब भी जो है जो बोल गए उसके बाद उन्होंने सफाई दी है। इसके बाद दूसरी तरफ से भी अब बयान आए हैं, यानी कि सोनिया गांधी को लेकर भी कह दिया गया। ये ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे या जो बात कही जा रही है कि ये मुद्दा ये है? देखिए, अब मतलब चुनाव में सारे मुद्दे मिलके नतीजा आता है, ठीक है, लेकिन मोटा तौर पे ये माना जाता है कि लोग पहले से अपना मन बना लेते हैं, जिसको जिसको वोट देना है वो तय कर लेते हैं लोग। लेकिन जिसको कहते हैं फ्लोटिंग वोटर, उनको आप आखिर के 10-15 दिनों में प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात की ये बयानबाजी, देखिए क्योंकि क्या है कि मोदी इसको भुनाएंगे जरूर, बीजेपी ने आज से भुनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, कि भाई जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। तो इसको हमने पहले भी देखा कि जब जब ऐसे नारे लगे कि मोदी की कब्र खुदेगी और भी जो भी नारे लगे तो उन्होंने यूज करा, उसको यूज किया है। तो ये दोबारा से चुनाव के मौके पर ये तो फुल टॉस बॉल दी है, इसको तो छक्का ही मारेंगे वो, उसको ऐसे थोड़ी कि वो उसको गवा देंगे। तो ये तो बिल्कुल फ्री हिट टाइप का मामला है। क्या ये जो ओबीसी या रिजर्वेशन वाला जो इशू है ये इतना बड़ा है जिस पर लोगों को मोबिलाइज या लोगों को एक तरह से वोकल किया जा सकता है कि साहब इस पर वोट पड़ जाएगा? देखिए, ये जो बात है इसको इस तरह समझिए, एक तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा यू टर्न है राहुल गांधी का। मुझे अभी भी याद है कि 10 साल पहले उन्होंने कांग्रेस के महाअधिवेशन में ये कहा था कि इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब कि भाई अपनी जाति, धर्म, भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है जी। और इस तरह से देश के लिए ये देश के हित में नहीं है। तो उनका इशारा उस समय ये था, तब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, कि बीजेपी धर्म की बात करती है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जाति की बात करती है, और जो जातियों की बात नहीं करती है वो कोई महाराष्ट्र की बात करता है, कोई तमिलनाडु की बात कर रहा है, तो वो अपने क्षेत्र की बात करती है, तो देश की कोई बात नहीं करता है। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी जो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करती है। तो ये जो ओबीसी जनगणना की बात उदयपुर से शुरू हुई थी पिछली बार से, तो उदयपुर के चिंतन शिविर से ही पहली बात शुरू हुई थी। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस जो है उस पिच पे आ रही है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि पहले जो बात कहते थे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, वो अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वैसे अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी मान लीजिए धार्मिक आइडेंटिटी या हिंदू के नाम पर राजनीति कर रही है। राष्ट्रवाद भी हो सकता है उसमें नहीं, पर अगर हम बिल्कुल क्लियर बात के लोगों को हिंदू होने कर या भारतीय होने कर, जो भी आप कह सकते हैं, उस पर वो बात कर रही है। तो इसके तोड़ में आप जाति ला रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो जिनको नहीं पता है या पता भी होगा ज्यादातर लोगों को, कि देश में ये करीब 1990 के आसपास ये मंडल वर्सेस कमंडल की एक लड़ाई चली थी। मंडल का मतलब था वीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दे दिया। उसके पहले जो आरक्षण मिलता था वो सिर्फ जो है एससी और एसटी को मिलता था, लेकिन उन्होंने 27% आरक्षण दे दिया ओबीसी को। और ये पूरे फिर देश में सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, सब जगह ये फैल गया। तो उस समय जब बीजेपी ने, अडवाणी ने राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली थी जी, तो ये माना गया था कि ये जो दांव है ये भारी पड़ गया। और उत्तर भारत में भी बीजेपी को ये जो जाति की राजनीति थी उसके कारण सब जगह हार का सामना करना पड़ा। सरकारें उन्होंने बना ली लेकिन दोबारा रिपीट नहीं करा पाए थे 19 में। तो ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो जाति की राजनीति थी वो धर्म पर भारी पड़ गई। लेकिन अब अगर आप 30 साल बाद भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा ये होगा, तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो जातियां हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिला है, उनकी भी जीवन में बदलाव आया है। और अब वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ अपने इसी ओबीसी या एससी या एसटी, अभी भी लोग अपनी जातियों को देखकर वोट ज़रूर डालते हैं, लेकिन अब ये मुद्दा लोगों को वापस आकर्षित करेगा, ये बात नहीं। क्योंकि कांग्रेस अब जो बात कर रही है, ये जो जनगणना वाली बात ये हो रही है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। मतलब अगर मान लीजिए 80% अगर ओबीसी या एससी एसटी की आबादी है तो उनको 80% हक मिले। ये बात जो राहुल गांधी ने भी उस दिन बात दी। पर अब ये कितना कैच करेगा ये कहना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इसके तोड़ लाने की कोशिश है धर्म की। तो धर्म की तोड़ जो है जाति से ले जा रही है। क्या ये सिर्फ धर्म की तोड़ है या फिर ये भी देखा जा रहा है कि 2024 में, मतलब मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा, कि जिस तरीके से, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की ये काफ़ी मांग रही है, मतलब कि छत्रपों की काफ़ी मांग रही है, तो अब आपको पता है कि साहब हमारे तो 272 नंबर आते नहीं, तो अगर हमारे 100 नंबर आते हैं, 125 नंबर आते हैं, तो 30 तेरे, 30 मेरे, 30 इसके, 30 उसके, ये कैसे आते हैं? ये जो बात कर रहे हैं जाति जनगणना की, चाहे वो तेजस्वी हों, नीतीश कुमार हों, अखिलेश हों या और अन्य जो छत्रप हैं, तो अगर उनके साथ इस बात को जोड़ दिया जाए कि हाँ हम तुम्हारे
इस प्रोग्राम में साथ हैं। तो जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आफ्टर द पोल बनाया जाता है, ये पहले से ही एक तरह से इंडिकेशन दे दिए गए हैं, ये क्या उसके लिए भी है 2024 के लिए भी? नहीं, वो तो क्लियर है ना। जब ये उदयपुर में कांग्रेस ने तय किया था तो ये तो आगे के लिए तय किया हुआ है। तो ये कांग्रेस की अब ऑफिशियली एक तरह से मांग हो गई है कि हमको ये जातीय जनगणना का समर्थन करना है। तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब मैंने ये जो कहा ना कि इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको नरेंद्र मोदी को हराना है, हटाना है, तो सिर्फ जनगणना करवा के आप उन्हें हरा नहीं सकते हो। मतलब ये इतनी बड़ी मांग नहीं है या इतना कैची ये वादा नहीं है कि वो इस पर आप उनको हरा दोगे, क्योंकि उनके जो तर्कश में जो तीर है उसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे उनको नुकसान हो जाएगा। एक फाइनल रिमार्क मैं चाह रहा था कि क्या अगर बीजेपी यहाँ से हारती है, लूज करती है, तो सबसे बड़ी उसकी जो गलती होगी, जो टर्निंग पॉइंट होगा, क्या वो वही होगा कि जो 2 साल पहले करीब जुलाई 2021 में उन्होंने येडियुरप्पा को स्टेप डाउन कराकर बोम्मई साहब को सीएम बना दिया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये सरकार जो है ना, इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो कांग्रेस भी अभी 40% भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। तो ये तो इनकम्बेंट सरकार है और ये मेजोरिटी के साथ आई भी नहीं थी। ठीक, तो ये मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री बदलने से कोई फायदा या नुकसान वाली जो बात है, वो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मतलब वो वाला फॉर्मूला गलत हो गया, ये हो गया। क्योंकि आप जब भी सरकार इनकम्बेंट होती है तो उसको दोबारा चुन के आना मुश्किल होता है। हालांकि हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जो सरकारें चुन के दोबारा से आ रही है, मतलब चाहे बीजेपी की हो या अन्य दलों की हो, खास करके बीजेपी की सरकारें तो अब चुन के आ रही है वापस। जैसे उत्तराखंड में भी हमने देखा कि उत्तराखंड में मुश्किल माना जाता था कि भाई हर बार बदलाव, लेकिन नहीं हुआ। हिमाचल में हो गया, हालांकि यूपी में भी चुन के आ गए दोबारा से। मध्य प्रदेश में हालांकि उनको बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने सरकार बना ली। गुजरात में तो खैर जीत ही रहे। तो ये जो मुझे नहीं लगता, ये इन्होंने एक प्रयोग करके देखा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसी की वजह से ये अगर येडियुरप्पा को रखते तो शायद जीत जाते या हार जाते। और वैसे भी अभी तो हमको 13 मई का इंतजार करना चाहिए। बट येडियुरप्पा अभी भी फेस है, सबसे बड़े फेस के तौर पर। वो तो देखिए, वो बीजेपी को भी यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा था कि भाई हम 75 साल से ज़्यादा लोगों को उनको हटा देंगे, उनको नहीं रखेंगे। तो आपको अभी भी उनको संसदीय बोर्ड में भी रखा है, उनको चेहरा भी बना के रखा हुआ है। तो बीजेपी ने भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे कांग्रेस ने भी यू टर्न लिया है, तो बीजेपी भी ले रही है। लेकिन अभी तो बीजेपी को भी चुनाव जीतना है ना। बट येडियुरप्पा को लेकर मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है बीजेपी में, क्योंकि एक बार वो पहले भी जा चुके हैं जब 2012 में। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। जो आदमी चुनाव जिता सकता है उसको बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी पार्टी जो होगी जिसका लोगों के बीच में प्रभाव है, उसको वो दोबारा हटाते क्यों फिर? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस समय हो सकता है उनका ये गलत हो गया है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाई येडियुरप्पा की अगर ज़रूरत है, उनसे चुनाव जीता जा सकता है, तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।